जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह आपके अनुच्छेद 315 में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1951 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित होगा। तो ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बिहार का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी हम इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए साथियों, जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इस क्लास को देखिए और इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए साथियों कि बिहार का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य जो है साथियों यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाल्मीकि होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति के प्रति होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, बिहार का शोक साथियों हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोसी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है साथियों कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का जो गठन है साथियों यह होते हैं आपके 2015 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो साथियों यहाँ पे अप्सरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अप्सरा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1968 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1968 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय हो जाएंगे
काठमांडू में, ऑप्शन सी सही जवाब है, काठमांडू में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जो है साथियों लागू किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत जीएसटी को लागू की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए साथियों, और आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो है साथियों यहाँ पे कहलाते हैं आपके कौन? तो याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम जो है साथियों क्या था? तो बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम देखा जाए तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा पाटलिपुत्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन क्या है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? चलिए बताइए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किससे संबंधित है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है साथियों जल प्रदूषण से है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है साथियों यह होते हैं आपके कब? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1907 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1907 में। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि बिहार में कौन सा जिला सबसे बाद में बना था? चलिए बताइए साथियों कि बिहार में कौन सा जिला है जो कि सबसे बाद में बना हुआ था? तो सबसे बाद में बना हुआ जिला यहाँ पे कौन है? तो अरवल जिला। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरवल जिला होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सत्य में जयते का अर्थ है। चलिए बताइए सभी लोग कि सत्य में जयते का अर्थ क्या होगा? तो सत्य में जयते का अर्थ होता है साथियों कि सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो साथियों यहाँ पे अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी भाषाएं जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़ और उर्दू ये सभी की बात की गई है, तो आप सभी कर देना यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंधेरा छटने को यहाँ पे अंधेरा छटने को है, यहाँ पे अंधेरा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो अंधेरा छटने को है यानी कि अंधेरा होने वाला है, और इसका यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका पर्यायवाची होगा अंधकार। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी सही जवाब है, अंधकार होगा। अगला प्रश्न देखिए कि वेद का अर्थ है। चलिए बताइए क्या होता है कि वेद का अर्थ क्या होगा? तो वेद का जो अर्थ होता है साथियों ये ज्ञान का संग्रह होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ज्ञान का संग्रह होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अतिथि देवो भवः का अर्थ होगा। चलिए बताइए कि अतिथि देवो भवः का अर्थ क्या होगा साथियों? तो आप बता देंगे साथियों अतिथि भगवान होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंहासन शब्द का पर्यायवाची क्या है? चलिए बताइए साथियों कि सिंहासन शब्द का पर्यायवाची क्या है?
तो सिंहासन शब्द का पर्यायवाची तख्त होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, तख्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कविता का रचनाकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता का रचनाकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके राम की शक्ति पूजा होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेरणा का अर्थ है। चलिए बताइए कि प्रेरणा का अर्थ क्या होगा? तो प्रेरणा का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे उत्साह और शक्ति देना। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्साह और शक्ति देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि समानता का अधिकार जो ये शब्द क्या है? चलिए बताइए कि समानता का विलोम शब्द क्या होगा? तो समानता का विलोम शब्द अगर देखा जाए तो भेदभाव हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भेदभाव होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिव्यक्ति का अर्थ है। तो अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? तो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त करना। क्या होता है? व्यक्त करना। ऑप्शन ए सही जवाब है, व्यक्त करना होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।